आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम 2008 के उस मैसिव जियोपॉलिटिकल चेस मैच की बात कर रहे हैं जिसने हमारी मॉडर्न एनर्जी सिक्योरिटी का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि डिप्लोमेसी, ग्लोबल प्रेशर और एनर्जी की भारी डिमांड का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $18 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। राइट नाउ, ठीक इसी वक्त पाकिस्तान ईरान की तरफ से लगाए गए इस जाइगेंटिक पेनल्टी का सामना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ की गैस पाइपलाइन बनाने का वादा पूरा नहीं किया। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये रकम पाकिस्तान के पूरे साल के नेशनल बजट से भी ज्यादा है। लिटरली ये दिखाता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एग्रीमेंट्स कितने ब्रूटल और अनफॉरगिविंग हो सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, 2008 में इंडिया ने आखिर ऐसी कौन सी तबाही, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्राइसिस को बाल बाल टाल दिया था? जरा एक ऑल्टरनेट रियलिटी की कल्पना कीजिए। सोचिए, अगर उस वक्त इंडिया ने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का वो बोल्ड डिसीजन नहीं लिया होता तो आज क्या हालत होती? जो डिजास्टर आज हमारा पड़ोसी देश झेल रहा है, हम उससे आखिर कैसे बच निकले? आइए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। शुरू में इस प्रोजेक्ट को बड़ी ही रोमांटिक तरीके से पीस पाइपलाइन का नाम दिया गया था, पर प्रैक्टिकली ये IPI यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी। ये करीब 2775 किलोमीटर लंबा एक अंडरग्राउंड मेगा प्रोजेक्ट था, जिसे राजेंद्र पचौरी और ईरान के अली शम्स ने डिजाइन किया था। आइडिया बहुत ही सिंपल और ग्रैंड था, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस रिजर्व्स को टैप करना। जरा सोचिए, सिर्फ पेपर पर ही सही, पर अकेला ईरान आने वाले 200 सालों तक इंडिया को आराम से गैस सप्लाई कर सकता था। दोनों देशों की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये किसी मैजिक बुलेट से कम नहीं था। लेकिन किसी भी सपने को रियलिटी से टकराने में देर नहीं लगती। इस मास्टर प्लान में पहली बड़ी दरार आई ट्रांजिट फीस को लेकर। ईरान से आने वाली इस गैस को आखिर पाकिस्तान की जमीन से होकर ही तो इंडिया आना था, और पाकिस्तान ने बस अपनी जमीन यूज करने देने के लिए लिटरली एक एक्सटॉर्शनिस्ट जैसी डिमांड रख दी। वो बिना एक भी बूंद गैस प्रोड्यूस किए बस पाइपलाइन गुजारने देने के लिए लगभग $1.57 पर यूनिट की हाईली अग्रेसिव फीस मांग रहे थे, जबकि इंडिया का प्रैक्टिकल ऑफर $0.55 का था। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट से अनफेयर मुनाफा कमाना चाहता था, जो किसी भी तरह से इकोनॉमिकली मेक सेंस नहीं करता था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उस वक्त की लीडरशिप ने किस तरह का स्ट्रैटेजिक फोरसाइट दिखाया। उन्होंने इस पाकिस्तान एनर्जी ट्रैप को बिल्कुल सही टाइम पर पहचान लिया था। इस ट्रैप को ऐसे समझिए। स्टेप 1, इंडिया इस पाइपलाइन की गैस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता। हमारे घरों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब इसी से जुड़ जाते। स्टेप 2, सडनली दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जो हम जानते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल है। और स्टेप 3, पाकिस्तान चुपचाप पाइपलाइन का वाल्व बंद कर देता और बुम, इंडिया की पूरी इकोनॉमी बंधक बन जाती। ऊपर से बलूचिस्तान के रेबल्स द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हो रहे अटैक्स ने यह कंप्लीटली क्लियर कर दिया था कि क्रॉस बॉर्डर एनर्जी एसेट्स अनस्टेबल रीजन्स में कितने वल्नरेबल होते हैं। इन रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अलावा बैकग्राउंड में एक और बहुत बड़ा ग्लोबल ड्रामा चल रहा था, पेट्रो डॉलर का थ्रेट। देखिए, अगर हम ईरान से डायरेक्टली गैस खरीदते तो इसका मतलब था US डॉलर को पूरी तरह से दरकिनार करना। हम या तो रुपीस में ट्रेड करते या फिर किसी बार्टर सिस्टम पर आते। अब वॉशिंगटन DC में इस बात को लेकर लिटरली पैनिक मच गया। US इतना ज्यादा अलार्म्ड हो गया कि डायरेक्टली उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से कांटेक्ट किया ताकि किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जा सके। तो अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इंडिया तो हट गया, पर पाकिस्तान ने खुद की पाइपलाइन क्यों नहीं बनाई? इसका वन वर्ड आंसर है कैट्सा। ये अमेरिका का एक ऐसा ब्रूटल कानून है जो ईरान, रशिया या नॉर्थ कोरिया जैसे डेजिग्नेटेड एडवर्सरीज के साथ ट्रेड करने वाले किसी भी देश पर हेवी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। इस कैट्सा के डर ने आज पाकिस्तान को लिटरली पैरालाइज कर रखा है। हालत यह है कि पाकिस्तान को अपने हिस्से की सिर्फ 780 किलोमीटर पाइपलाइन पूरी करने के लिए IMF या वर्ल्ड बैंक से किसी भी तरह की फाइनेंशियल फंडिंग नहीं मिल पा रही है। अगर हम इस डील में रुक जाते तो हम किस लेवल के मैसिव डिजास्टर को इनवाइट कर रहे थे, इसका अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। पाइपलाइन बनने का मतलब था सैंक्शंस का एक पूरा डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर हो जाना, जिसका असर क्या होता? इंटरनेशनल स्विफ्ट बैंकिंग एक्सेस का टोटली कट ऑफ हो जाना। हमारा जो $1 बिलियन IT और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सेक्टर है, उस पे इमीडिएटली ताले लग जाते। पूरा बैंकिंग सिस्टम आइसोलेट हो जाता, मीनिंग ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिकली जीरो। और तो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में होता, वो अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे प्रॉक्सी वॉर्स के दौरान किसी भी वक्त मिसाइल स्ट्राइक्स का टोटली रियल टारगेट बन सकता था।
चलिए अब इन दोनों मेजर लैंड बेस्ड पाइपलाइन एल्यूजन्स का एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है दी ईरान प्रोजेक्ट, जिसे हमने तो सेंसिबली छोड़ दिया, पर ईरान ने बिलियंस खर्च करके लगभग 1172 किलोमीटर पाइपलाइन बना भी ली। लेकिन आज वो पाइपलाइन पाकिस्तान बॉर्डर पर आकर डेड एंड बन चुकी है, पूरी तरह रुकी हुई। और दूसरी तरफ यूएस का लाउडली बैक्ड तापी प्रोजेक्ट, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का ऑल्टरनेट रूट। पता है इसका स्टेटस क्या है? पिछले 15 सालों से ये लिटरली बस एक हवाई सपना बना हुआ है। रियलिटी ये है कि इनमें से किसी भी जमीनी रास्ते ने आज तक इंडिया को एक भी गैस का यूनिट डिलीवर नहीं किया है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे स्टॉल्ड पाइपलाइंस के बाद भी हमारा मैकेनिज्म चल कैसे रहा है। देखिए, आज हमारी लगभग 60% गैस टोटली सीबॉर्न इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, यानी मिडल ईस्ट से शिप्स और मैसिव टैंकर्स के जरिए आती है। बाकी 40% डोमेस्टिक और दूसरे सोर्सेज से आता है। पर इस मैसिव रिलायंस का सीधा सा मतलब है कि हमें उन अनस्टेबल और हाईली टर्बुलेंट सी रूट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर, जहां कब कौन सा नया कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हो जाए किसी को बिल्कुल नहीं पता। एब्सोल्युटली, उस वक्त की नो कहने की एक हेवी शॉर्ट टर्म प्राइस तो हमें डेफिनेटली चुकानी पड़ी है। इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट सीरियसली एस्टिमेट करते हैं कि हमने एनर्जी सेविंग्स में करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का मैसिव लॉस उठाया है। शिप्स के थ्रू आने वाली गैस नेचुरल सी बात है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और इसका डायरेक्ट ट्रिपल इफेक्ट आप और हम रोज़ महसूस करते हैं, हमारे डेली कुकिंग के लिए हाई एलपीजी प्राइसेस और ओवरऑल मार्केट इन्फ्लेशन के रूप में। साथ ही हमारी सप्लाई चेन्स मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण कंटिन्यूसली वल्नरेबल रहती हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से देखें तो इन हाई प्राइसेस को उस डेडली एनर्जी ट्रैप और क्रशिंग इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने के लिए चुकाया गया एक कंप्लीटली एक्सेप्टेबल टैक्स माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। यूएस ने पाइपलाइन डील रुकवाने के बदले हमें प्रैक्टिकली दिया क्या? उन्होंने ऑफर किया द 2008 ऑल्टरनेटिव लैंडमार्क यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील। एक ग्लोबल लेवल पर यह डील एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड थी। हम एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मेंबर नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स थे। फिर भी एक हिस्टोरिकल शिफ्ट के तहत हमें सिविल एनर्जी के लिए एनरिच्ड यूरेनियम अक्वायर करने का स्पेशल वेवर मिल गया। ये काफ़ी ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड मास्टर स्ट्रोक था, जिसने प्रैक्टिकली इंडिया की फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी का रास्ता खोल दिया। और इस गेम चेंजिंग न्यूक्लियर डील का ट्रायम्फेंट रिजल्ट आज हमारे सामने है। इंडिया ऑफिशियली 8 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का मॉन्यूमेंटल माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, हम इसे रैपिडली 12 गुना तक एक्सपैंड करने के मैसिव मिशन पर हैं। आज हमारी पावर ग्रिड्स में जो राउंड द क्लॉक 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी फीड हो रही है, उसमें इस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप का एक ह्यूज हैंड है। हम क्लीन, सॉवरेन और कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट एनर्जी के एरा में परमानेंटली एंटर कर चुके हैं। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि क्या बिल्कुल लॉन्ग टर्म आज़ादी, टोटली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और एक बुलेट प्रूफ एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म मार्केट इन्फ्लेशन और थोड़ी सी महंगाई एक फेयर प्राइस है? जब हम वॉलेटाइल लैंड बेस्ड गैस पाइपलाइंस पर प्रैक्टिकली डिपेंड होने के सिवियर रिस्क्स को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के मैसिव स्ट्रेटेजिक बेनिफिट से कंपेयर करते हैं, तो डिसीजन क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। 2008 में मनमोहन सिंह जी का उस लैंडमाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट से टोटली दूर हटने का फैसला आज भी इंडिया की एक्सेप्शनल स्ट्रेटेजिक और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस एक्सट्रीमली थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।